सेवा जवाहर आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो दिन है पूरे विश्व में हम लोग अपने हक अधिकारों को कैसे प्राप्त करें, इस पर विशेष चर्चा के लिए यह पूरे विश्व में बनाया गया है। और मैं आज हमारे बैतूल जिले के जो वरिष्ठ बुद्धिजीवी समाजसेवी लोग हैं, इनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगा। और ये सभी लोग आपको हमारे समाज का, हमारे आदिवासी समाज का विकास शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संवैधानिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे हो, इस पर वे सभी लोग हम सबको मार्गदर्शन देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन जितने जो समाज सेवी जो लोग हैं, इनसे आप मिलें और इनसे जानकारी ले, मार्गदर्शन ले। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। आज अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हमारे आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम बैतूल जिला मध्य प्रदेश से आदिवासी हक अधिकारों के संरक्षण के ऊपर हम लोगों ने भी एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें हम आज बात करेंगे 5वीं अनुसूची की, हम बात करेंगे पेशा कानून की और हम बात करेंगे वन अधिकार कानून की। साथियों, आज जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है, भारत में 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन राज्यों में संवैधानिक स्तर पर विशेष कानूनों का प्रावधान किया गया है। परंतु देखने में यहाँ आ रहा है कि जो कानून हमारे लिए संविधान में निर्मित किए गए हैं, उन कानूनों का क्रियान्वयन आज दिनांक तक किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्णतः नहीं किया जा रहा है। यह बड़ा ही खेद का विषय है, दुख का विषय है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं 5वीं अनुसूची की अवधारणा को यहाँ पर बताना चाहूँगा। 5वीं अनुसूची संविधान में एक ऐसा विशेष प्रावधान है जिसके अंतर्गत धारा 244(1), जिसमें उन क्षेत्रों के लिए विशेष विकास की अवधारणाओं को लिखा गया है। लेकिन आज भी इन अवधारणाओं से हम बहुत पीछे हैं। 5वीं अनुसूची यह कहता है कि जिस क्षेत्र में वह लागू है, वहाँ की जनजाति व्यवस्था, जनजातियों की व्यवस्था का पूर्ण स्वामित्व उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा होगा, स्वायत्त शासन की व्यवस्था होगी।
लेकिन राजनीतिक दृष्टि को हम उस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहेंगे कि लोगों की राजनीतिक मंशा के माध्यम से हमें हमारी वास्तविक नीतियां हैं, वास्तविक शक्तियां हैं, उन शक्तियों को प्रचारित करने के बजाय सरकार के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे स्वायत्त अधिकार होंगे, हमारे विकास की अवधारणा क्या होगी, हमारी शिक्षा की अवधारणा क्या होगी, हमारे राजनीतिक अवधारणाएं क्या होंगी, इनके ऊपर इन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करके और उन्हें उन क्षेत्रों के रहने वाले आदिम समुदाय के विकास के ऊपर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक इन कानूनों की जानकारी हमारे क्षेत्रीय जन समुदाय को नहीं मालूम होगा तो संभवतः हमारे देश में आज़ादी का कोई औचित्य नहीं है। और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिकार दिवस के रूप में हमारे हक और अधिकारों की जानकारी के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निवास कर रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमने हमारे सोशल मीडिया के साथियों का सहयोग लेकर के इस अवधारणा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो 5वीं अनुसूची में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत हमारे स्वशासन की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जा सकेंगे और इसी के माध्यम से हमारे सामाजिक विकास की गति अच्छी होगी। दूसरी चीज, पेशा कानून जो है, जिसे पंचायत एक्सटेंशन लॉ के रूप में जानते हैं, और पेशा कानून का विस्तार भी जिस प्रकार से सरकार के माध्यम से होना चाहिए था, वो आज दिनांक तक भी नहीं हो पाया। बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हमारे लोगों के लिए सरकारों ने कानून तो अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन उन कानूनों का क्रियान्वयन करने में कमी की है, जिसकी वजह से आज भी आदिम समुदाय आज़ादी के 73-74 वर्ष बाद भी उसके जीवन स्तर में जो बदलाव आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। इसलिए हम चाहेंगे पेशा कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसका जो दायरा है, उस दायरे में रह करके और सरकार आदिम समुदाय के अधिकारों को संरक्षित करते हुए उनको विकास की उच्चतम दिशा में स्थापित करने का प्रयास करें। ऐसा हम इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर में सरकार से अपील करते हैं। साथ ही वनाधिकार कानून जो है हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसमें भी हमें देखने को मिलता है, हम यदि हमारे बैतूल जिले की ही बात करते हैं तो बैतूल जिले में
20,490 आदिवासियों के वन भूमि के दावे प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ 11,382 आदिवासियों के दावे मान्य किए गए और 9,108 दावे अमान्य कर दिए गए। जबकि उस जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आदिम समुदाय निवास करता आ रहा है, उसके बाद में भी उसके दावे को अमान्य कर दिया जाता है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आदिम समुदाय इस धरती का मालिक, जो प्रकृति का पूजक है, प्रकृति के विपरीत वो कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी शासन उसके पैरामीटर्स को तय करते हुए और उसके दावे को अमान्य किए हैं। ऐसे दावों को भी हम मध्य प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि त्वरित निराकरण करते हुए इन जितने भी दावे हैं पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासियों की जो वन भूमि के जो दावे हैं उन्हें मान्य करते हुए उन्हें पट्टा दिलाया जाए। ये आज इस अधिकार दिवस के अवसर पर हम मध्य प्रदेश शासन से अपील करते हैं। साथ ही इसमें अलग अलग जो बिंदु है पेशा एक्ट के तहत, जिसमें नगरीय सीमा में शामिल भूमि पर जो अधिकार होना चाहिए हमारा, उन अधिकारों में जिनमें हमारे बैतूल जिले की हम बात करते हैं तो 1395 राजस्व ग्राम बताए गए हैं, जिनमें 88 ग्राम ऐसे हैं जो वीरान ग्राम हैं और 15 ग्राम नगरीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। जिले में कुल 1236 ग्रामों में वन अधिकार समितियां गठित करना बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आदिवासियों की जो समस्या है जमीन संबंधी, जमीन के पट्टे संबंधी, उन अधिकारों से आज भी हमारा समुदाय वंचित है। उसी प्रकार से हमारे जो अधिकार है निस्तार पत्रक एवं दर्ज भूमियों पर पंचायत का अंतरण, जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए गैर खाते की दखल रहित भूमि आरक्षित की जाकर धारा 234 में बनाए गए निस्तार पत्रक में भूमि दर्ज की जाती है, लेकिन इस काम को भी आज दिनांक तक जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया। वहीं वनखंडों के बाहर की जो छूटी भूमि है उसका भी नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जाना था, लेकिन आज दिनांक तक उसका किसी प्रकार से अध्यादेश जारी नहीं किया गया है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारे समाज के लिए। जबकि राजपत्र में डिनोटिफाइड भूमियों का जो वितरण है, जिसमें हमारे बैतूल जिले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34(a) के तहत राजपत्र में प्रकाशित 4 अधिसूचनाओं के अनुसार 829 ग्रामों की समस्त वन भूमि एवं 6 ग्रामों की 45.35 एकड़ भूमि डिनोटिफाइड है। जो हमारे बैतूल जिले की भूमि है 45.35 एकड़ भूमि डिनोटिफाइड है, जिनका अभिलेखों में आज तक राजस्व विभाग, वन विभाग संशोधित नहीं कर पाए हैं। अर्थात इस भूमि पर अवैध तरीके से दूसरे लोगों का कब्जा है। तो ऐसी भूमि को भी नोटिफाइड किया जाए और राजस्व विभाग या वन विभाग में इसको जोड़ा जाए, ऐसी अपील हम
मध्य प्रदेश सरकार से करते हैं। हमारे बैतूल जिले में किसानों की जो निजी भूमि है, उस भूमि पर भी वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें एक हमने आंकड़ा सर्वे के माध्यम से जुटाया है, जिसमें निजी कृषि भूमि 65,443 हेक्टेयर पर वन विभाग द्वारा बिना किसी मुआवजा दिए उस पर कब्जा कर लिया है और उसको वर्किंग प्लान में भी शामिल कर लिया है। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस प्रकार से हमारे पूरे जमीनों के ऊपर गैर आदिवासियों का और गैर आदिवासियों के साथ साथ में यहाँ की सरकारों ने भी हमारे साथ में छलावा किया है। 5वीं अनुसूची कहता है कि जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करता है उसे अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखे हैं और अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले जमीन पर संपूर्ण अधिकार उस क्षेत्र के आदिवासियों का होगा। आदिवासियों के द्वारा उस जमीन को दूसरे जो व्यक्ति सामान्य नागरिक के द्वारा उसे खरीदा नहीं जा सकता और यहाँ तक कि सरकार भी इस क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति के जैसा है, एक सामान्य नागरिक के जैसा है। अर्थात इस जमीन को सरकार भी अपना हस्तक्षेप वहां पर नहीं कर सकती, उसको नहीं खरीद सकती है। उसके बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों की जमीनों को षड्यंत्र पूर्वक हमारे सरकारों के माध्यम से हमारे जो गैर समुदायों के माध्यम से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है और हमारा समाज ऐसे ही परेशान होता रहा है। इसलिए मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारे जमीन संबंधी जितने भी दावे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे राज्य लेवल पर उन जमीनों का निराकरण त्वरित रूप से करते हुए और हमारे आदिवासियों के वास्तविक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करें। और हम यही अपील करते हैं मध्य प्रदेश शासन से। मैं अपने विचारों को यहीं पर रोकते हुए आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए सेवा जोहार करता हूं। हम हमारे हक अधिकारों के लिए पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जहां संघर्ष करना पड़े करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास आपको दिलाते हुए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। आप साथियों को सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस जो यूएनए के द्वारा घोषित किया गया है, उसी को आज हमारे बीच में हमारे लोगों के द्वारा जानकारी होने के बाद हम लोग भी पूरे ज़िले भर में और यहाँ तक कि पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में हम लोग धूमधाम से इस कोरोना वायरस को नियमों को पालन करते हुए हम लोग मनाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों के बीच में हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। तो आप सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी अपने अधिकारों को जाने, पहचाने और उसको अपने उपयोग में लें, ताकि आपके जीवन में जो शोषण है, समस्याएं हैं, उसके आप लोग समाधान कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो आर्टिकल 46 जो 1 से लेकर 46 तक के जो हमारे अधिकार हैं उनको आप लोग समझें, जानें और उसके बाद उसको चिंतन मनन कर अपने समस्याओं के बारे में उसको उपयोग करें। इसी के साथ मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में एक पौधा एक परिवार के हिसाब से लगाएं, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए आपको फलदार वृक्ष खाने को मिले। जैसा कि अभी तक हम लोग अपने जो फल खा रहे हैं वो हमारे पुरखों के द्वारा लगाया हुआ है और वो कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएंगे।
तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं और संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय जो हमारे लोगों के लिए बहुत ही विकट समस्या जो रोजगार है, व्यवसाय है, उसके संबंध में बहुत ही विकट समस्या आने वाली है। तो एक आप फलदार वृक्ष एक न लगा के, अगर आपके पास संसाधन है, पानी है, खेत है, तो उसमें आप एक की जगह अगर 150 फलदार पौधे लगाते हैं तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रोजगार का अवसर भी मिलेगा। और इसी प्रकार आप फलदार की जगह इमारती अगर वृक्ष भी लगाते हैं अपने खेतों में, तो इमारती वृक्ष आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर अपने खेतों में अगर एक सागौन का भी पेड़ लगा लेते हो या 100 पेड़ लगा लेते हो, तो कम से कम आपको 30-40 लाख रुपए आपको ये पेड़ 20 साल बाद देगा। तो आपका जीवन सफल होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। और हमारा जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि इतने सारे हमारे बेरोजगार साथी हैं, युवा हैं, सभी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो मैं उन लोग से थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ने कई सालों तक ये सरकारी नौकरियों का प्रयास किया, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी अगर नहीं भी मिले, आपके पास हुनर है, ज्ञान है, शिक्षा है, डिग्री है, तो आप उससे एक अच्छा से एक रोजगार खोलें, ताकि आपके जीवन में और आपके परिवार में खुशियाँ आ जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ। तो आप सभी, ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं होता जिसमें मतलब कोई चीज़ हो, एक छोटा से व्यवसाय से भी आप एक बड़ा आदमी बन सकते हैं। जैसे कि आप पुराने लोगों को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे और उनको समझेंगे कि जितने भी लोग जो बड़े बड़े बने हैं, वो सब एक छोटे से व्यापार से स्टार्ट होकर आज करोड़पति अरबपति बन गए हैं। तो मैं अपने लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, भले हम अरबपति नहीं बन जाएं, लेकिन हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन खुशहाल हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सभी सरकारी नौकरी की बजाय अगर रोजगार की ओर जाते हैं, तो आप सरकारी नौकरी में तो दूसरे के पास एक नौकर का रूप होंगे, लेकिन आप खुद का व्यवसाय या रोजगार करते तो एक मालिक के रूप में काम करेंगे। तो सभी लोग अगर आप ऐसा चाहते हो, तो हम सब लोग मिलके अगर करते हैं तो हमारे समाज में खुशहाली बहुत अच्छे से आएगी। और जहाँ तक हमारे आदिवासी की पहचान की बात है, तो हमारी जो पहचान है आदिवासी की, वो पहचान मुझे लगता है संस्कृति है। जब तक ये संस्कृति हमारे जीवन में रहेगी, तब तक आदिवासी समाज जीवित रहेगा। और इसी संस्कृति को बचाने के लिए हमको अपने संस्कृति को बचाना होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि अगर संस्कृति बचेगी तो समाज बचेगा, और समाज को बचाना है तो हमको संस्कृति को बचाना होगा। और हमारे समाज में जितने भी संस्कार होते हैं, जन्म से लेके विवाह, मृत्यु, जितने भी संस्कार होते हैं, हमको ये प्रयास करना है कि हमारे जो भगत भूमिका पुजारा होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारे समाज में ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको कराना होगा। और हमारे भगत भूमिकाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करके, प्रशिक्षण देके तैयार करना होगा, ताकि हमारे लोग दूसरे के बहकावे में ना आए, मानसिक गुलामी में ना आए, हमारे लोगों के कार्यक्रमों में ही हमारे भगत भूमिका लगे। क्योंकि हमने देखा है शहरों में बहुत से लोग दूसरों के संपर्क में आके आज भी दूसरे पंडितों से कराते हैं। क्योंकि पंडितों को आदिवासियों के रीति रिवाज, संस्कृति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहती, वो अपने मन से कुछ भी कह के चले जाते हैं और हम लोग उसको मान लेते हैं। तो मेरा ये इस पर सुझाव है, हमारे जो संस्कृति को बचाने के लिए हमारे जो धर्माचार लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग गांव-गांव में एक एक भगत भूमिका जो पुजारा लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारे देवी देवता, हमारी संस्कृति, प्रकृति की पूजा कराई जाए। क्योंकि हमारे ही लोग प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, और उसी के बारे में हमारे लोग ही जानते हैं। आपने जैसा देखा होगा कि हमारे जितने भी संस्कार होते हैं प्रकृति के आधारित होते हैं, प्रकृति के सापेक्ष होते हैं। आप देखे होंगे आदिवासी संस्कृति में जो जन्म से लेकर विवाह तक के जितने भी संस्कार होते हैं, सभी संस्कार हमारे प्रकृति पर आधारित होते हैं, प्रकृति के नियम को पालन करते हैं। जैसा आपने देखा, आदिवासी मतलब आदिकाल से वास करने वाला, सबसे पहले अगर इस दुनिया में धरती में आया तो उसको बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। तो जो कुछ भी उसने सीखा है, प्रकृति सीखा है, और प्रकृति को कभी भी वो छेड़ता नहीं है, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ पड़ती उतना ही लेता है और उसको संरक्षित करने का काम करता है। और आज भी हमारा समाज जो है उसी को संरक्षित करते हुए अपने जितने भी रीति रिवाज, संस्कृति उसको करता है। और आपने देखा होगा जितने भी जो संस्कार होते हैं, जैसे मैं अगर संस्कार की बात करूं, जहां तक मैं जो जानता हूं, तो हमारे समाज में 3 ही संस्कार, मेन संस्कार होते हैं, जैसे तुंडा, मुंडा और कुंडा। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। तो उन सभी में हमारे प्रकृति का अहम रोल होता है, उसी के सापेक्ष में हम लोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जन्म संस्कार होता है, इसको कंटिन्यू करें ना, है ना। जन्म संस्कार होता है तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है
जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसमें नार होता है जो अपनी माता के साथ जुड़ा रहता है, तो उस नार कटता है, तो उस नार को काटने के बाद हम लोग 3 दिवस के बाद छूतक मनाते हैं और उसको एक पूजा पाठ करके उस प्रकृति में, उस धरती माता में गड़ा देते हैं और धरती माता से निवेदन करते हैं कि हे धरती माता, ये आपका जीव आया है, इसको आप जीवन भर इसकी देख देख करना, सुरक्षा करना, ऐसा हमारा प्रकृति से निवेदन करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो हमारा विवाह संस्कार होता है उसमें हम लोग पूरे प्रकृति को वहाँ पे विराजमान करते हैं उस जगह पे। जैसे आपने देखा होगा शादियों में नौथुनी या खंबा हम लोग लगाते हैं। नौथुनी या खंबा लगाने का मकसद ही ये होता है कि इस धरती पे 9 ग्रह हैं, उस 9 ग्रह को हम लोग वहाँ विराजमान करते हैं और उसके ऊपर हम लोग 12-16 खंडों की धरती को बांस के रूप में आड़े आड़े कर करके हम लोग वहाँ पे उसको रखते हैं। उसके ऊपर आपने देखा होगा जो जामुन और उमर का ही डारा डालते हैं। जामुन और उमर का डारा डालने से या डगाली डालने से ये संदेश जाता है कि आपने देखा होगा जामुन और डगाली जो रहती है लगभग 12 महीना हरे भरे रहती है और उसमें एक गुच्छेदार फल आते हैं, जिससे ये संदेश देता है कि जो इनका जो नया वर वधू रहेगा उनका जीवन लगभग हरा भरा रहेगा और उनका जीवन गुच्छे स्वरूप एकत्रित रहेगा, ऐसा संदेश वो देता है। उसके बाद आपने देखा होगा उसमें बांस की एक भीरी जो लकड़ियाँ लगाई जाती है, उससे ये संदेश रहता है कि बांस की एक विशेषता होती है कि उसके जीवन में कितना भी बड़ा अकाल आ जाए, ये 2 साल 4 साल 5 साल अगर पानी नहीं भी आए तो भी उसमें एक नया पीक निकलता है। तो इससे ये संदेश देता है कि आपके जीवन में अगर कितना भी अकाल आ जाए तो आपके जीवन में कभी भी कोई चीज़ नहीं होगा और आपके घर पे एक नए मेहमान बच्चे का जन्म होगा। और उसके साथ साथ वो भीड़ी बढ़ते जाता और एक विशाल रूप ले लेता है। इसीलिए हमारे समाज में बोलते हैं ना, परिवार को भीड़ी, परिवार को हमारे समाज में भीड़ी बोला जाता है और एक बहुत बड़ा एक विशाल रूप भीड़ी का रूप हो जाता है और उसमें पूरा परिवार सुरक्षित और संरक्षित रहता है। तो ऐसा वो भीड़ी संदेश देता है। इसके अलावा उसमें जो हम लोग कलश जलाते हैं, कलश एक साक्षात भगवान होता है। साक्षात भगवान, भगवान से मतलब ये है कि भगवान अगर बोलते हैं तो भा से पहला अक्षर होता है भा, भू धरा धरती मतलब धरती माता होती है, गा से गगन, वा से वायु और आ से अग्नि और ना से नीर मतलब जल। अगर इन पूरे को जोड़ दी तो ये साक्षात भगवान है, धरती गगन वायु और अग्नि और जल, ये साक्षात भगवान होते हैं। उसी को हम लोग वहाँ विराजमान रखते हैं और उसी के फिर हम लोग वहाँ पे फेरे लेते हैं और फेरे भी हमारे जो होते हैं समाज के दाएं से बाएं होते हैं। चूँकि हम लोग प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के नियम को पालन करते हैं, जैसे धरती अपनी धुरी पे दाएं से बाएं घूमती है वैसे ही हमारा पूरा काम जो हमारे समाज का होता है पूरा दाएं से बाएं होता है, इसलिए हमारे फेरे भी दाएं से बाएं होते हैं। तो हम अपने लोगों से ये कहना चाहेंगे, कभी भी अगर कहीं भी कोई शादी विवाह होती है तो आप लोग अपना शादी के फेरे दाएं से बाएं या जो भी काम करते हो, आपने देखा होगा कि इस प्रकृति में जितने भी जो जानवर पशु पक्षी जो भी होते हैं इस प्रकृति के नियम को पालन करते हैं और आदिवासी समाज भी इस नियमों का पालन करता है। क्योंकि हम लोग सभी प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति को कभी विपरीत नहीं जाते। इसी प्रकार मृत्यु संस्कार होता है, तो जहाँ तक मृत्यु संस्कार में आपने देखा होगा कि हमारे समाज में मिट्टी देने की प्रथा होती है। मिट्टी देने की प्रथा इसलिए होती है कि आपने देखा होगा जो भी मानव इस दुनिया में आता है उसके शरीर में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व का मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी जीवित है तो उसके शरीर में एक चमड़ी के रूप में मिट्टी रहेगी और पानी के रूप में खून रहेगा, हवा रहेगी और आपका ताप रहेगा छुओगे तो, और उसमें एक आत्मा मतलब एक जीव होता है जैसे बोलचाल कर रहा है तो वह जीव कहलाता है, मतलब जीवित है आदमी ये कहलाता है। तो ऐसे 5 तत्व होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अगर एक्सपायर हो जाता, मर जाता है तो उसको आप छूते हैं, छूने के बाद आप देखोगे तो वो ठंडा हो गया है, ठंडा हो गया उसके बाद उसकी सांसें बंद हो जाएगी, ठीक है, उसकी हवा निकल जाएगी मतलब सांसें बंद हो जाती है और जो बोल चाल कर रहा है मतलब वो जीव एक जो बीज होता है वो भी निकल गया। इसका मतलब उसके शरीर से चारों चीज़ अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं, सिर्फ क्या बचा है, मिट्टी बचा है। तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि चारों चीज़ अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं और हम लोग को मिट्टी बस बचा है, उस मिट्टी को धरती में दफन करना है, दफन करना और उस मिट्टी को मिट्टी में मिला देना है। तो ये हमारे समाज की जो मोटी मोटी चीज़ थी, संस्कार थे, 3 संस्कार है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हमारे समाज में, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भिन्न हो जाती है, लेकिन जो संस्कृति जो रूढ़ी है, आप अगर देखोगे बैतूल में जो चीज़ हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा होगा, मध्य प्रदेश का पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जो आदिवासियों की जो पहचान है, रूढ़ी है, वो पूरे विश्व में एक जैसे प्रकृति पुजारी हैं।
तो हम लोग प्रकृति को मानने वाले लोग पूरे देश भर में एक ही चीज़ जो हमारी संस्कृति, वही हमारे समाज को जोड़ सकती है। आपने देखा होगा हमारी भाषा चेंज हो सकती है, पहनावा चेंज हो सकता है, आपकी प्रथाएं थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन जो हमारी रूढ़िवादी प्रथा है, जो प्रकृति को मानने की प्रथा है, पूरे विश्व भर में एक जैसी है। तो हम लोग को दूसरे के बहकावे में ना के, दूसरे समाजों को ना देखते हुए हमको अपने चीज़ को प्रचार प्रसार करना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आदिवासी समाज को बचाना है तो उसकी संस्कृति को बचाना है। यही कहकर मैं अपने लोगों को संदेश देना चाहूँगा। और आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सेवा, जय जोहार। सभी देशवासियों को आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और हमारे जनजाति क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू की गई है और इसमें किस किस तरह के प्रावधान किए गए हैं एवं वर्तमान समय में हमारा आदिवासी समुदाय किन किन समस्याओं से गुजर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरे भारत देश में वर्तमान में 10 राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के संरक्षण में के अंतर्गत आती है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा को शामिल किया गया है। इन अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय की लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती है और 5वीं अनुसूची के अधिकांश भागों में हम देखते हैं तो आदिवासी की जीवन शैली, प्रथा, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन पर आदिवासियों के संरक्षण की बात 5वीं अनुसूची में कही गई है। और इसी 5वीं अनुसूची की आवश्यकता इसलिए भी की गई है क्योंकि संसद और राज्य की विधानसभाओं द्वारा सरकारी सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्राप्त है, जैसा कि संविधान के भाग में प्रावधान है। इस अध्याय में हम 5वीं अनुसूची पर चर्चा करते हुए, जिसको हम 6th शेड्यूल भी कहेंगे, इसमें हम चर्चा करते हैं। तो 5वीं अनुसूची सरल और सापेक्ष शब्दों में यदि कहा जाए तो अनुसूचित जनजाति वर्ग जिस क्षेत्र में निवासरत है उनके लिए संविधान में किन किन अधिकारों को उनके लिए दिया गया है और अलग से उनके अधिकारों का संरक्षण की बात कही है और इन्हें ही हम यानी कि 5वीं अनुसूची कहते हैं। यह व्यवस्था राज्यों में TNC ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का यानी जनजाति सलाहकार परिषद का गठन भी कुछ राज्यों में किया गया है और ये जनजाति सलाहकार परिषद जो है सीधे सीधे राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल जो है ना अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। अब अनुसूची क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी समुदाय रहता है इनकी मूलभूत समस्याएं जल, जंगल, जमीन, उनकी संस्कृति, उनका आखेट। आदिवासी समुदाय प्राचीन काल से ही जंगलों में
कंदराओं में, पहाड़ी इलाकों में निवासरत हैं। इन इलाकों में उनकी जीवन शैली को यदि हम देखते हैं तो आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन से बहुत गहरा नाता रहा है। हमारी जीवन उपयोगी जितनी भी चीज़ें हैं वो जंगल से ही प्राप्त करता है, परंतु वो उतनी ही मात्रा में आदिवासी समुदाय प्राप्त करता है जितनी कि उसे आवश्यकता है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं तो विकास की अंधी दौड़ में इन लोगों के जीवन शैली, जीवन स्तर, निवास स्थान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। कहीं कहीं जो है बड़े विकास कार्यों की वजह से इन लोगों का विस्थापन, इनका पलायन, रोजगार, शिक्षा, इन सारी बातों की जो है समस्याएं उत्पन्न हुआ है। यदि हम आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा में यदि आगे हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी को मिलकर आगे कदम बढ़ाने की बात करनी होगी। हम इनकी शिक्षा की बात करें, आदिवासी समुदाय की शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो इन लोगों की शिक्षा वास्तव में जो है प्राइमरी लेवल पे हम देखते हैं तो अनुसूचित जनजाति का शिक्षा का जो प्रतिशत हम आता है वो 95% लोग, 95% बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। धीरे धीरे जब आगे यही आंकड़ा जाता है तो मात्र 68 से 70% तक माध्यमिक शिक्षा, 8वीं की शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हायर सेकेंडरी स्तर पर हमारे मात्र 40% बच्चे ही पहुंच पाते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं तो 15 से 20% बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। आखिर इन बाकी जो परसेंटेज का ठहराव कहाँ हो जाता है, क्या समस्याएं हैं, इस बात पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि हम आदिवासी समुदाय की जीवन शैली की बात करें तो 100% आदिवासी समुदाय पूरे भारत देश में जो निवास करता है इसमें से मात्र 45% आदिवासी समुदाय कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है, 46% जो है वो मजदूरी करते हैं और 9% जो है लोग बेघर की स्थिति में हैं। तो आवश्यकता है रोजगार, आदिवासी समुदाय के क्षेत्रों में रोजगार परक शिक्षा को आगे बढ़ाने और तेज़ी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम इस देश के आदिवासियों की तमाम समस्याओं को, इस दुनिया की तमाम समस्याओं से यदि हम निजात पाना चाहते हैं तो आदिवासियों के कल्चर, उनके जीवन शैली को हमें समझना होगा और प्रकृति को बचाना होगा। और पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी जो है पूरी दुनिया के लिए मॉडल रूप में विकसित हो सके, ऐसे हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। देश पर कोई यदि आँच आती है तो आपने देखा होगा आदिवासी समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को अपना सहयोग दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि रानी अवंतीबाई, टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, ये जो हमारे महान क्रांतिकारी जो लोग हुए हैं, इन लोगों ने भारत देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व बलिदान दिया है। हम आदिवासी समाज कभी भी देश की आन बान शान पर यदि कोई आँच आती है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। परंतु हमारे आदिवासी समाज में कुछ बुराइयां भी है, जैसा कि हम देखते हैं
आदिवासी समाज अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों पर यदि हम नज़र डालते हैं तो हमारा आदिवासी समाज जो है बहुत तेज़ी से नशे की गिरफ्त में आगे बढ़ रहा है। हमारी युवा पीढ़ी को आवश्यकता है कि इस नशे से दूर रहें। यदि हम नशे से यदि दूर रहें तो स्वाभाविक रूप से हम आदिवासी समाज को एक विकास की मुख्य धारा में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में हम सहायक कर सकते हैं। वर्तमान में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे 46 विधायक और 6 सांसद जो आदिवासी समुदाय से हैं, आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं उन सभी से चाहूँगा कि ये सभी लोग आपस में परस्पर सहयोग के साथ आदिवासी समुदाय की ओर देखने की आवश्यकता है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम मध्य प्रदेश को एक आदिवासी जनजाति क्षेत्र के लिए एक मॉडल रूप में विकसित कर सके। हमारी समस्याएं आदिवासी समाज में बहुत सारी है। अब हमें इन समस्याओं पर जो है बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आदिवासियों की समस्याओं पर बात करते करते आज स्वतंत्रता के 73-74 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अब हमें समस्या के समाधान पर फोकस करने की आवश्यकता है। शिक्षा की बात करने की आवश्यकता है, सहकार की बात करने की आवश्यकता है, स्वावलंबन की बात करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आदिवासी के समाज में यदि सबसे बड़ा बदलाव यदि होगा तो वो कर्मों से होगा, हुनर से होगा। तो शिक्षा में छोटी छोटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कुछ ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए, और जिससे जो है अधिक से अधिक हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। अभी तक जितने भी देश में जिन लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में राज किया है, उनका अंदाज ही बहुत सातिराना था, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर था, और जिसके कारण देश के जो है आदिवासी समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण रहा है। आदिवासी समाज में वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो बहुत सारी जनता जो है गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करती है। प्रशासनिक आंकड़े अलग भले कुछ व्याख्या कर सकते हैं, परंतु आप धरातल पर जाके देखेंगे तो उनके वहीं टूटे फूटे मकान, रूखी सूखी रोटी, सादा जीवन नज़र आता है। आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के बाद कई गांव ऐसे भी हैं जो बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल के अभाव से ग्रसित है। हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए अब हम सबको संगठित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि हम सब लोग शासन प्रशासन के साथ मिल कर के सामूहिक रूप से प्रयास करें तो हम अपनी बात हम प्रशासन तक आसानी से पहुंचा पाएंगे तथा हमारे विकास में हम विकास की गति आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आज संविधान के द्वारा हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसे ढेरों अधिकार संविधान के माध्यम से आदिवासी समुदाय तथा अन्य वर्गों के सभी समुदाय के लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। आज अंबेडकर ने संविधान रूपी जो एक आशियाना बनाया है, जो छत बनाया है, वो छत टपक रही है तो उस पर कवेलू लगाने की जिम्मेदारी भी अब हमारी है। बार बार जो अंबेडकर जी यहाँ अब नहीं आएंगे, बिरसा मुंडा अब यहाँ नहीं आएंगे। उनके इतिहास को, उनके किए गए कर्मों को हमें बदलने की आवश्यकता है। साथियों, आपको पता होगा कि भारत देश कि 5000 वर्षों की गुलामी की जंजीरों से मात्र जो है अंबेडकर जी 40 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो हमारे आदिवासी समुदाय के पढ़े लिखे युवा, बुजुर्ग, कर्मचारी, जितने भी सभी लोग हैं, एक साथ एक आवाज़ में
यदि हम बात करेंगे तो निश्चित ही हम विकास की गति को आगे बढ़ा पाएंगे। और हम सब लोग संगठित समाज, मजबूत समाज के जो हमारे आदर्श हैं, हमारी परंपराएं हैं, इनकी बुनियाद को हम मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय सेवा जोहार, जय आदिवासी समाज। जय सेवा जोहार, जय आदिवासी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस के रूप मनाया जा रहा है और ये पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। और मैं समस्त युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ इस अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कि अधिक से अधिक शिक्षित हो और संगठित हो। और युवाओं को जो बेरोजगारी की समस्या आज पूरे देश में उत्पन्न हो रही है, तो मेरा यही अनुरोध होगा कि छोटे छोटे जो बिजनेस के क्षेत्र में है, हमारे युवा लोग अधिक से अधिक उसमें जुड़े और अपने अधिकारों को जाने। अपने अधिकारों को जानेंगे तो हम विशेष रूप से अपने अलग अलग सभी सेक्टरों में जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हम अधिक से अधिक काम करें। इसी के साथ जय आदिवासी, जय सेवा। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। जैसे कि सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस पर समस्त देशवासियों को अधिकार दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, आज अधिकार दिवस पर हमारी संस्कृति, भाषा, हमारा कल्चर, जल जंगल जमीन की लड़ाई, ये हमारे अधिकार है। इसके लिए हमें लड़ना है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा जो हमें आदिवासी होने का प्रतीक करता है, उसे हमको बचाते हुए चलना है। और जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर समस्त देशवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी भाषा, मातृभाषा, हमारा पहनावा, हमारा कल्चर जो हमें आदिवासी होने का प्रतीक दिलाता है, इसे हमें बचाते हुए चलना है। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। बस बाकी वो जो डबल जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। साथियों, जैसे कि आज सभी लोग जानते हो, आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस है। पर क्या वास्तव में आदिवासी को अधिकार मिला, ये सोचने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। हमने देखा आज 70 से 73 साल हो गए, उसके बाद भी आदिवासियों को अपना अधिकार बिल्कुल नहीं मिला है। जितने भी हमारे युवा साथी लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके उनका पैर समाज के द्वारा खींच दिया जाता है। तो मैं उन सबसे अपील करूंगा, जितने भी समाज के लोग हैं सब मिलके चले और सबको मिलकर लड़ाई करना है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बहुत से हमारे समाज में ऐसे होते हैं, बहुत से लोग जो दूसरे चीज़ों में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमारा समाज हम मैक्सिमम देखते हैं कि जैसे शराब पीने में, जुआ खेलने में और भी चीज़ों में, फालतू जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा है उस पर पैसा कम खर्च करते हैं। जो जितने भी समाज के लोग हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि अब वर्तमान में आने वाले समय में शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ रहेगा, इसलिए उस शिक्षा से अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे। और दूसरी बात, जो लड़कियां हैं उन्हें भी हमारे समाज में एक लड़की कोई गलत कदम उठा लेती है जिसके चक्कर में और भी लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उस प्रकार की जो दिमाग में गलत भ्रम या धारणा है उसे भी हटा दे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने गलती की उसकी सज़ा हमें दूसरे व्यक्ति को भी देना चाहिए। दूसरी बात, जो युवा वर्ग के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग को मैंने ऐसा देखा है, या सरकार से मेरा अपील है कि युवा वर्ग अपनी रोजगार के लिए अप्लाई तो करते हैं, लोन के लिए आवेदन भरते हैं, पर हमें प्रॉपर लोन नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, लोन नहीं मिल पाता है, बैंक में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी युवा साथी है मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आपस में मिले, एक टीम बनाए और छोटे छोटे पैसे जमा करें, मतलब 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार मंथली के, और एक उसको बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट करें। उसके बाद एक एक व्यक्ति करके अपना बिजनेस आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है। और
तीसरी बात, जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो हमारे माताएं बहनें जो काम में जाती है, उनके साथ बहुत सारा अन्याय होता है। बहुत सारे लोग, पंचायतों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट में पैसा नहीं आ पाता है, किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की पेमेंट अकाउंट में नहीं आ पाती है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति जो बनी रहती है वो रेगुलर बनी रहती है। तो जितने भी मेरे समाज के जितने भी सरपंच, सचिव, जितने भी लोग हैं जो जुड़े हैं हमसे, या मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। उनने जितनी मेहनत की है उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, और जितना उनका हक बनता है वो उनका अधिकार है, उनको वो चीज़ मिलना चाहिए। तीसरी बात, और मैं जो युवा वर्ग के साथियों उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो युवा वर्ग है बहुत जल्दी ही, कम उम्र में ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और गलत रास्ते का मतलब आप समझते हो, कुछ लोग नशा पत्ती करते हैं या कुछ लोग असामाजिक तत्वों के बहकावे में आ जाते हैं। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार की जो नशा पत्ती चीज़ है वो हमारे समाज के लिए हानिकारक है। उस नशा पत्ती को वो सेवन करना वो छोड़े, और हमारे समाज और परिवार और जितने भी आसपास के जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे, जैसे कि अभी ऑनलाइन टीचिंग चालू की गई है कई स्कूलों में। तो हमारे ग्रामीण अंचलों में कुछ जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ जगहों पर क्या होता है मोबाइल नहीं है, जिसके कारण हमारा एजुकेशन फिर भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि घर बैठे आपसे जितना हो सके, जितनी मेहनत हो सके या जितना आप कोशिश कर रहे हो उतना कोशिश करके, और अपने बच्चों को जितना आपसे बनता है सिर्फ उतना ही पढ़ाएं, ताकि आपका बच्चा आपके परिवार का और आपका और खुद का भविष्य अच्छा निर्माण कर सके। बस इतने कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय जवाहर, जय सेवा, जय आदिवासी। सेवा जवाहर आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आज यह दिवस पर संपूर्ण विश्व में हमारे आदिवासी भाई लोग चर्चा करेंगे और मार्गदर्शन देंगे कि हमारे समाज का विकास कैसे हो, हमें संविधान में जो प्राप्त जो अधिकार हैं इनका उपयोग कैसे करना है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे जितने जो बुद्धिजीवी लोग हैं इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को बताया। मैं भी आप दो बातें बोलना चाहूँगा। जैसा कि आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है, तो मैं सभी हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, हम सब मिलकर हमें जो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, चाहे वो कोई भी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो इन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके हमें समाज में जन जागृति एवं विकास कैसे हो, इस पर कार्य करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आदिवासी समाज जो है आज़ादी के 74 साल बाद भी उसकी स्थिति वैसी बनी है। तो इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना है कि हमारे आदिवासी समाज का विकास कैसे हो। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भी हमारे आदिवासी समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या इसमें बाहरी कारक है या आंतरिक कारक है? तो इनको सोचने की आवश्यकता है। हम जब तक हमारे समाज के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें जो संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त है, कौन कौन से अधिकार प्राप्त है संविधान में और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है और इनका उपयोग करके हम अपने समाज को कैसे विकास की धारा में जोड़ें, तो इन सबको जानने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहली प्राथमिकता देनी है, वो है हमारे समाज में शिक्षा।
क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारा जो समाज है, मतलब हम बात करते हैं कि मानसिक रूप से शिक्षित नहीं हुआ है। वो शारीरिक रूप से भले ही उन्होंने डिग्री हासिल कर लिया होगा, लेकिन हमें आज ज़रूरत है मानसिक रूप से विकसित होने की। अगर हम मानसिक रूप से विकसित होंगे तो सभी क्षेत्र में हम अपने समाज को विकास की धारा में जोड़ सकेंगे। नहीं तो आगे जो आने वाला जो समय होगा हमारे लिए बहुत ही भयानक परिणाम लेकर आएगा। तो अभी सभी युवा पीढ़ी, सभी मातृशक्ति पितृशक्ति से मेरा निवेदन है कि हमारे समाज में जो शिक्षा है, आज भी कई क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज नहीं है, और यदि स्कूल कॉलेज है भी तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो इन विशेष मुद्दों पर हमें बात करना है। यदि किसी गांव में कोई स्कूल है, शिक्षक नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी समस्याएं हमारे जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, इनके सामने रखना है ताकि इनके द्वारा हमारी समस्या हल हो सके। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी वर्तमान जो समय है हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है और प्रतिकूल परिस्थिति है। तो मेरा सभी युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख कर संवैधानिक पदों में जाएं, संवैधानिक पदों में जाकर अपने समाज को मतलब ऊपर ले जाने का कार्य करें, विकास की धारा में जोड़ने का कार्य करें। यहाँ हमारे कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी हमारे समाज के जितने जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े बड़े मतलब नौकरियों में हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, इन सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग मिलकर अपने समाज के विकास में सहयोग प्रदान करें। अभी समय है, हम देख रहे हैं हमारा जो आदिवासी समाज है, आज देख रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारा जो समाज है, मूल जो अधिकार है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इनसे वंचित है। हमें ज़रूरत है कि ये सुविधाओं को हमको कैसे लेना है। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले देखिए संविधान में बहुत बातें हैं। मैं मेन मुद्दों की बात करता हूँ। आज की जो परिस्थिति है, हमें अगर अपन बात करते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, मैंने बात किया हूँ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों क्षेत्र में आज तक हमको न्याय नहीं मिला है। इसका प्रमुख कारण ये है कि आज जो सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कई प्रकार के जो भेदभाव हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि समानता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद जो 15 है, समानता का अधिकार है, संविधान में दिया गया है। समानता का अधिकार का मतलब होता है कि हमारी जो मातृशक्ति है, पितृशक्ति, इनको समान अधिकार है, हर क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। परंतु जो हमारा भारत देश है, आज भी हमारे जो लोग हैं, जो स्पेशली अपन बात करते हैं नारी शक्ति या कई जगह पितृशक्ति, इनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। मैं आज प्रमुख रूप से बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो धरातल की जो समस्याएं हैं वो यही है कि आज भी हमको सामाजिक क्षेत्र में न्याय नहीं मिला। हम दूसरे जो अन्य समाज हैं आज देखिए विकास की धारा में जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी वहीं पर। तो कोई ना कोई ऐसा कारण तो है, हमें आज उस कारण को ढूंढने की आवश्यकता है और उस कारण को शासन प्रशासन के समक्ष रखना है ताकि वो हमें सामाजिक क्षेत्र में न्याय मिल सके। इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित में अपन बात करते हैं नारी शक्ति एवं पितृशक्ति। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि हम डिग्री लेके बस पास हो गए। शिक्षित होने का मतलब होता है हमें सही और ज्ञान
सही और जो गलत है उसका ज्ञान पता होना चाहिए। इन दोनों में अंतर ढूंढने की क्षमता उत्पन्न करनी पड़ेगी। आज भी हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनमें सही और गलत में अंतर ढूंढते ही नहीं आता। वो इस 21वीं सदी में भी मानसिक गुलामी का शिकार होते जा रहे हैं। हमें आज आवश्यकता है इस मानसिक गुलामी से निकलने का। यदि हम मानसिक गुलामी से बाहर निकलेंगे तो ही हमारा समाज विकास की धारा में जुड़ेगा, अन्यथा गर्त में चला जाएगा। तो आज समस्त, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति, इन सब को चिंता करना चाहिए कि हमें सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा। हमें सबको प्रयास करनी चाहिए कि सामाजिक, हमको चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। तब जाके हमारा समाज सामाजिक जो न्याय है, मतलब अपन बात करते हैं, मतलब इसमें सफल हो पाएगा। तो सवाल ये है कि हमें सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक न्याय जिसको अपन बात करते हैं कि आर्थिक न्याय हमें देखिए, आज हमें बहुत सारे जो लोग हैं, आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आदिवासी समाज पहले खेती बाड़ी पर निर्भर रहता था, अभी भी है, लेकिन संविधान में जो हमें अनुच्छेद 16 दिया गया है, लोक नियोजन का अधिकार का मतलब होता है जो हमारे समाज के जो लोग हैं इनको सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज हम बात करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हमारे जो गरीब लोग उस अधिकार के तहत सरकारी क्षेत्र में सेवा देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार, आज प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहा है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो फिर जो गरीब है ये बेचारे क्या करेंगे। आज जो आपको जिम्मेदारी इस जनता जनार्दन ने दिया है, आपको कुर्सी में बैठने के लिए, शासक बनने के लिए, लेकिन आप प्रजा या जनता के लिए ही रोटी कपड़ा और जो मकान का जो जरिया है इसको खत्म करते जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से बहुत बड़ा नुकसान है ये हमारे आदिवासी समाज के जो लोग अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज उस लायक रूप से अभी शिक्षित नहीं हुआ है। परंतु हमारे जैसे युवा पीढ़ी जो आज विज्ञान पढ़ने के बाद, बाहर शहरों में रहने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि प्राइवेटाइजेशन पूरे देश के लिए नुकसानदायी है, तो हमें हमारे आदिवासी समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्राइवेटाइजेशन का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को ये बता देना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है, हमें जो अधिकार मिला है इसको ख़त्म मत करो, हमें ये अधिकार चाहिए। इस प्रकार हम पूर्ण शक्ति के साथ यदि ऐसे मुद्दे रखेंगे तो मैं निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि हम आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हो रही सरकारी क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी जो है, आज बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। तो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो उन युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको छोटे छोटे स्टेप से स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बड़े बड़े जो बने हैं बिजनेसमैन, बड़े बड़े, उनका इतिहास पढ़ के देखिए, वो लोग भी एक छोटे स्टेप से शुरुआत किए थे बिजनेस की और आज ऊंचे पायदान में पहुंचे हैं। तो हमारा समाज जब स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से जो हमारा आर्थिक क्षेत्र भी मजबूत होगा और हमको आर्थिक क्षेत्र में न्याय भी मिलेगा। क्योंकि इस जमाने में जो सबसे बड़ी जो पावर है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो है आर्थिक, मतलब पैसा। जिसके पास पैसा है वो हर चीज़ कर सकता है।
तो हमें शासकीय सेवा में जाने की ज़रूरत तो है ही है, साथ साथ में हमको स्वरोजगार के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, बिजनेस के क्षेत्र में भी जाने की आवश्यकता है। तभी जाके हम हमारे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगे। और जो तीसरी जो समस्या है वो है राजनीतिक न्याय। मैंने आपको बताया कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और अब मैं तीसरी बात बताऊंगा, राजनीतिक न्याय। आज़ादी के 73 साल बाद भी एक विडंबना है कि जिस प्रकार हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, मतलब कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, आज लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, जिला पंचायत में, जनपद में, ग्राम पंचायत में, ये निरक्षर लोग, ये अनपढ़ लोग, लोगों का चयन दूसरे लोग करके उन्हें मतलब मोहरा बना के हमारे समाज का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कई हमारे समाज के जो 85% जो लोग सो रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि हमारे समाज का जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। आज देखिए, आज हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों के ऊपर बंदूक रखकर उनसे कार्य करवाया जा रहा है। आज चाहे टाइगर प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, आज सरकार को केवल और केवल हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं इनकी ही जमीन दिखती है। आपको बता देना चाहूँगा, इसका प्रमुख कारण ये है कि हम अगर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 330 हमारे समाज के ऐसे योग्य प्रतिभावान लोगों को संसद में बैठने के लिए अधिकार देता है, जो बेबाक तरीके से निर्भीक होकर बिना डरे समाज की समस्याओं को संसद में रख सके। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हमारे आदिवासी समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके मुख से कभी हमारे आदिवासी समाज की समस्याएं नहीं निकलती हैं। जब तक हमारे समाज के जो ऐसे जनप्रतिनिधि, चाहे वो संसद में जाए, चाहे विधानसभा में जाए, चाहे जिला पंचायत में जाए, या जनपद पंचायत में जाए, या ग्राम पंचायत में जाए, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं भविष्य में जो समाज का जो प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे नेता को खुद चुनकर भेजे, तभी हमारे समाज का विकास होगा। मैं चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे आदिवासी समाज को अगर वास्तव में आप लोग विकास चाहते हैं, तो जो राजनीतिक न्याय की मैं बात कर रहा हूं, अगर वास्तव में आप आदिवासी समाज के विकास की बात या करते हो, तो हमें वो अधिकार दीजिए, ताकि हम अपने समाज के एक योग्य जनप्रतिनिधि को, जो शिक्षित हो, उसको भेज सके, ताकि उसको सही और गलत में अंतर ढूंढते आना चाहिए। उसको हमारे समाज की जो जमीनी स्तर में जो समस्याएं हैं, वो बेबाक रूप से संसद में, विधानसभा में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में रख सके। तभी तो हमारा समाज विकसित होगा। जिस प्रकार अन्य समाज के जो लोग हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, IIT करके बन रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, MBBS करके जा रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े PhD करके जा रहे हैं, कॉलेज करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के ही अनपढ़ लोगों को चुना जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। तो अब बताइए, आज़ादी के 74 साल बाद भी हमारे समाज के आप लोगों को कभी दिखाई नहीं दिए कि क्या हमारे आदिवासी समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्या योग्य नहीं है। आज हमें वो स्वतंत्रता का अधिकार दीजिए, क्योंकि अगर हमारा समाज अगर इसी प्रकार ऐसे ही अनपढ़ जनप्रतिनिधियों के भरोसे रहा,
तो हमारा समाज है ना और गर्त में जाएगा। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ एवं समस्त युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति के क्षेत्र में जाइए, तभी हमारे समाज को राजनीतिक क्षेत्र में न्याय मिलेगा। तो ये 3 बातें मैंने बोला, और ये निश्चित तौर से चाहे वो किसी भी समाज का विकास की बात हो, तो ये तीनों ही बातें जिस भी समाज को इन तीनों क्षेत्रों में न्याय मिला है वो समाज ऊपर बैठा है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हमें भी इन सभी क्षेत्रों में न्याय के लिए हम सब मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ेगा, इसके लिए सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमको सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। शिक्षित होकर, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हर क्षेत्र में जाने के लिए एक लीडर पैदा करता है, चाहे वो संवैधानिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। ये सब शिक्षा के माध्यम से ही होगा। तो हमें आज इस दिवस पर संकल्प लेना है कि हमारे समाज की युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वरोजगार, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ने की आवश्यकता है, सामाजिक क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है और राजनीतिक क्षेत्र में योग्य लोगों को जाने की आवश्यकता है। तब ही जाकर हमारा समाज विकास की धारा में जुड़ पाएगा। तो मैं एक बार पुनः सभी को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय सेवा, जय जवाहर, जय आदिवासी। जय सेवा, जय आदिवासी, जय संविधान। मैं जगदीश परते, मेडटेक केयर इंस्टीट्यूट बैतूल से आप सभी को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत 3 वर्षों से देश में आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। तो इस अधिकार दिवस का मेन उपलक्ष्य है कि हमारे समाज में एक बेहतर शक्ति का निर्माण करने की ज़रूरत है। साथियों, जब अगर समाज के पास शक्ति होगी तो उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं तमाम चीज़ें मजबूत होगी। आज हम युवा साथी को शिक्षा की ओर बढ़कर हमारे समाज को एक विकास की मुख्य धारा की ओर जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देश का विकास या किसी समाज के विकास की अगर बात किया जाए तो हमारी युवा पीढ़ी ही आगे आकर हमारे समाज को एक अच्छे स्थान पर पहुंचा सकती है। आज हम शिक्षा ग्रहण कर अच्छे पदों पर आसीन होकर हम समाज को एक नई दिशा और निर्देश देकर उनके हक अधिकारों की बात हम करेंगे। हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अच्छे राजनीतिक क्षेत्र में जाकर और कानूनी विधि जानकर हम हमारे हक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रावधान दिया गया है, लेकिन आज 5वीं और 6वीं अनुसूची पूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं हो रहा है, ना ही ग्राम सभा की पूर्ण रूप से धरातल पर लागू हो रहा है। इस चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत है। साथियों, आज ज़रूरत है समाज में ईमानदार और चरित्रवान, नैतिकवान और निष्ठावान नेतृत्व निर्माण करने की ज़रूरत है। समाज को आज हमारा इतिहास याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बड़े बड़े महल, किले और स्मारक हमें चीख कर बोल रहे हैं कि आपके पूर्वज किसी ज़माने में यहाँ के राजा महाराजा मूल निवासी हुआ करते थे, परंतु आदिवासी समाज के पूरे किले को बेदखल और हमारी ज़मीनें को बेदखल, ज़मीनें, जंगल को बेदखल किया जा रहा है। इसे हमें समझने की ज़रूरत है।
आज हमारे आदिवासी समाज में अगर ज़मीन हमारे पास नहीं रहेगी तो आज हम क्या करेंगे। तो इस युवा पीढ़ी को आगे आना है और हमारे हक के लिए हमें लड़ना है। साथियों, बड़ी विडंबना की बात है कि आज सरकार कागज़ों में लिख कर दे तो रही है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकत होती है, परंतु आदिवासी क्षेत्रों में इसका पूर्ण रूप से अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। निरंतर आदिवासी समाज के जमीनों का हस्तांतरण किया जा रहा है, वन भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, बड़े बड़े परियोजनाएं लाकर आदिवासी समाज की जमीनों को हस्तांतरित किया जा रहा है। इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे समाज में, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अपनी एक गौरवमय भाषा थी और एक अलग ही गजब की नृत्य संस्कृति थी, परंतु आज के समय में कुछ अवसरवादियों ने अपने आप को वर्तमान में खुद को साबित करने के लिए भूतकालीन हमारे आजा पुरखाओं की स्थापित आजा पुरखाओं को इतिहास को कभी समझे नहीं। आज हम युवा पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आकर हमारे परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाजों को समझकर उन्हें संजोकर रखने की ज़रूरत है। साथियों, आज हम युवा पीढ़ी को हमारे हक अधिकार के लड़ने के लिए अधिक से अधिक संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान में हमारे हक अधिकार दिए गए हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) में हमारे अधिकार दिए गए हैं, उन्हें हमें धरातल पर लागू करवाने की ज़रूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़कर हमारे समाज को एक अच्छी दिशा में पहुंचा सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा युवा साथियों से और सभी समाज से, आदिवासी समाज से अनुरोध और निवेदन है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संजोकर रखना है। तो हमारी सबसे मूलभूत भाषा, शिक्षा और हमारी ज़मीनें को बचाकर रखना है। और आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो समाज से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे समाज के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, उच्च स्तरीय शिक्षा की ओर भेजें, तब जाकर हम एक अच्छे समाज में की मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः विश्व आदिवासी अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार। जय सेवा, जय जोहार। मैं पवन कुमार हाके, जिला बैतूल, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर सीटेक कोचिंग क्लास से। मैं 13 सितंबर आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सभी जिले वासियों को एवं समाज सेवी के बुद्धिजीवी लोगों को सभी को जय सेवा, जय जोहार। साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं इस अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा के प्रति कैसे जोड़े युवा नौजवान को, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मतलब हमारे समाज की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव से भटकता जा रहा है। मतलब उनको सही समय पे मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनके अंदर टैलेंट हुनर तो है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि हमें जाना किस क्षेत्र में है। दोस्तों, अपने को अगर वास्तव में अपना हुनर कला पता करना है तो हमें ऐसे मार्गदर्शन लोगों से मिलने की ज़रूरत है जो हमें एक रास्ता दिखा सके। और आज कहीं ना कहीं आज बैतूल जिले में आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे
आदरणीय गुरुदेव जो डॉक्टर राजा ध्रुवे सर जी है, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के अंदर एक जोश जुनून पैदा कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन से हजारों बच्चों की ज़िंदगी बदल चुकी है और कहीं ना कहीं उनके ही मार्गदर्शन से आज मैं बैतूल जिले में निरंतर 2 सालों से मैं देश सेवा के लिए युवाओं को तैयार कर रहा हूँ। आज मैं बैतूल जिले में फौज से रिलेटेड युवा नौजवान को तैयार कर मैं वतन की रक्षा के लिए भेज रहा हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे गर्व इसलिए होता है दोस्तों कि मैं उस परिवेश से निकला हूँ, उस समाज से निकला हूँ जो मेरा समाज बेचारा एक कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे दर्द होता है, मुझे अंदर से तकलीफ है कि यार मैं एक फौज में सेवा नहीं दे सका, तो मैं क्यों ना एक बैतूल जिले में एक ऐसा आयाम तैयार करूं कि यहाँ के नौजवान युवा साथियों को तैयार करके मैं वतन के लिए, देश सेवा के लिए भेजूं। तो मैं निरंतर 2 सालों में प्रयास कर रहा हूं और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो दोस्तों मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आप हमसे जुड़े, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जो लाइव के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपको आगे आना होगा, हम जैसे भाइयों का साथ देना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी हमारी समाज की बहुत बड़ी विडंबना है, वो क्या होता है दोस्तों, जो निरंतर काम कर रहे हैं उनका साथ देने के बजाय दूर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई आपको आगे आना होगा, हमारा साथ देना होगा, तभी तो हमारा समाज का विकास हो सकता है ना। जब तक आप लोग हमारा हाथ नहीं थामोगे, जब तक समाज का विकास कैसे हो सकता है। भाई आज बैतूल जिले में हमारे आदिवासी बच्चे जो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि यार मैं फौज में कैसे जाऊं, मुझे कैसे नॉलेज मिलेगा, कैसे जानकारी मिलेगा, लेकिन आज मैं निरंतर 2 सालों से मेहनत कर रहा हूं तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार हमारा भाई तो बैतूल जिले में बैठा है। वो हमको देख के कहीं ना कहीं उनके अंदर से एक जुनून पैदा होता है कि चलो यार अपना वाला है, वो आता है हमसे मार्गदर्शन लेता है। आज कहीं ना कहीं बेचारे डॉक्टर बनने का सपना है, कहीं बहुत सारे कंपटीशन में जाने का सपना है, उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था। तो आज हमारे गुरुदेव जो डॉक्टर राजा ध्रुवे सर है, वो निरंतर 5 सालों में वर्क कर रहे हैं बैतूल जिले में। तो आज बच्चे के अंदर मतलब एक जुनून तो आ गया कि यार मैं डॉक्टर में जा सकता हूँ, डॉक्टरी फील्ड में जा सकता हूँ, मेडिकल फील्ड में जा सकता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गुरुदेव बैठे डॉक्टर राजा ध्रुवे सर, ये भी एक समाज का ही हमारा बंदा है। तो इस चीज़, ये जहन अपने को डालना होगा। और ये जहन कैसे डालेंगे हम, उनके जहन में कैसे डालेंगे, हम सबको मिलकर डालना है, तब जाके हमारा समाज का विकास होगा। दोस्तों मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जब तक आपके अंदर संविधान नॉलेज नहीं होगा, संवैधानिक नॉलेज नहीं होगा, आप अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं लड़ सकते। आप अगर बिना नॉलेज, बिना तथ्य की जानकारी के बजाय आप अगर अपने हक अधिकारों की बात करते हो, तो मैं बार बार कहना चाहता हूं आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अगर आपके अंदर नॉलेज है, संविधान का नॉलेज है, तो आप कहीं पे भी दमदारी के साथ में अपनी बात को आप रख सकते हो। आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, इतनी बड़ी ताकत होती है शिक्षा। मतलब मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ दोस्तों कि शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। आज हमारा समाज क्यों मतलब ये सोचा जाए, क्यों मतलब ये अपन अंधकार की ओर जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है शिक्षा, पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं बार बार कहना चाहता हूँ, भीमराव अंबेडकर ने अपने लिए संविधान क्यों बनाया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने एक ही चीज़ बोला है, हमारी जो लड़ाई है वो हथियारों से नहीं जीती जा सकती। हमारी जो लड़ाई है ये संविधान के अधिकारी को पढ़ के जीती जा सकती है। जब इतना बड़ा अधिकार हमको मिला है, इतना बड़ा संवैधानिक अधिकार मिला है, तो इनको पढ़ो और अपनी बात दमदारी के साथ रखो। और कहीं ना कहीं आप लोग को, आप नहीं बोल सकते हो तो हमारा साथ तो दे सकते हो ना, हमारा साथ देना होगा आपको, तब जाके तो हमारा समाज का विकास होगा। और मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप विस्तार से मेरी बातों को अमल करें, अपने जहन में उतारें। आज आपको शिक्षा के साथ साथ रोजगार से भी जुड़ना पड़ेगा। जो मैं तो ये कहता हूँ कि आप हर क्षेत्र में जुड़ो, क्योंकि हमारे जो समाज का जो पैसा है हम कहीं ना कहीं बड़े बड़े मनोवादी पूंजी लोग के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। भाई अपने में छोटा मोटा बिजनेस धंधा पानी अपन ही डालो ना मेरे भाई। जैसे बहुत पैसा रहता है अपने वाला, अपन बोलते गरीब है, अपन जैसे कि अपने जो समाज के लोग काम करने जाते हैं 30, 35, 40, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख कमा के लाते हैं।
ये पैसा पूरा वैसे ही इन्वेस्ट कर देते बाकी क्षेत्रों में, खाने पीने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार के प्रति अपना पैसा इन्वेस्ट करें ना, तो ये बहुत बेटर होगा। इससे क्या होता है, धीरे धीरे अपना विकास होगा। भाई अगर परिवार का एक मुखिया भी अगर किसी रोजगार से जुड़ा है तो मेरा ये कहना है कि परिवार का विकास हो सकता है, लेकिन आपको किसी रोजगार से जुड़ना पड़ेगा। देखो दोस्त, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपने जीवन में अपने समाज के लोग जो है रिस्क लेने से डरते हैं। वो डरते हैं कोई भी काम शुरुआत करने से, उनको बहुत सारे उनके मन में वहम चलता है कि यार क्या होगा, मैं घाटे पे चल। भाई एक बार रिस्क तो लेके देखो यारो। जब तक आप रिस्क लेके नहीं देखोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने आप में भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं। ये वाली भावना आपके अंदर आना चाहिए। आपके अंदर ये विचार आना चाहिए कि मैं 1000 के 2000 कैसे करूंगा। जिस दिन आपने 1000 के 2000 करने वाली फीलिंग आ गई आपके दिमाग में, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारा समाज कभी भूखा नहीं मर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास 1000 है तो हम 200 रुपये कर देते, हम घटा देते। उसको बढ़ाने की बजाय क्या करते हैं, हम घटा देते। ये सबसे बड़ी कमजोरी। बाकी लोग, अन्य लोग क्यों मतलब विकास हो रहा है उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि 100 को 200 कैसे बनाना है, लेकिन हमारे लोग 100 को 50 बना देते। ये सबसे बड़ी कमजोरी। आपको अनावश्यक चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप दिनों दिन का देख रहे हो, इस कोरोना महामारी के चलते अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो हमारे ग्रामीण अंचलों के बच्चों को हुआ है। आज कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित कौन है, हमारे लोग हो रहे हैं। आज सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो हमारे लोगों का होने वाला है। आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है दोस्तों। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अपने लोग इतने सक्षम नहीं, अपने पास इतना पैसा नहीं है। भाई हम एक उद्देश्य लेके आते, कहीं शहर में पढ़ने जाते तो हमारा भी एक सपना रहता है कि यार हम किस किस कंडीशन से निकले। हमारे आज मैं अगर कोई डॉक्टर बन जाऊं या कोई फौज में चला जाऊं या कोई आईपीएस बन जाऊं, कोई भी चीज़ से जुड़ जाऊं तो मेरे घर परिवार या गांव का विकास करूँ, ये एक उद्देश्य लेके आते हैं अपन। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये सोचा जाए कि रोजगार भी खत्म हो जा रही है, तो अपन को ये सोचना चाहिए कि आने वाले जो समय है उसमें अपने को माहौल पर ढल के चलना है। कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर हुनर कला होती है, उस हुनर को पहचानने की जरूरत है। आप अपने हुनर कला को पहचानें, और अगर नहीं भी नौकरी लगती है तो आप बाकी क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई कि आप मतलब नौकरी के भरोसे रहो। कई युवा साथी होते हैं बेचारे डिप्रेशन में चले गए। दोस्तों, नौजवान युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों जीवन एक बार मिला है, आप हताशा ना हो, आप आखिरी दम तक संघर्ष करें। आप नहीं नौकरी लगे तो और भी क्षेत्र में भी तो काम कर सकते हो ना। बहुत सारे ऑप्शन है यार आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जॉब नहीं लग रही है, हताशा मत हो। जीवन में दोस्त बार बार कहना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ कि अपने माँ बाप के भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि माँ बाप की जो आशा है वो हमसे जुड़ी है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, उन माँ बाप के लिए जो यार जो मतलब एक आस लेके जी रहे कि यार हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा, तो उनकी मतलब उनके तकलीफों को समझते हुए थोड़ा सा ऐसा काम ना करें ताकि उनको दिक्कत पैदा हो। मैं बार बार कहना चाहता हूँ। और समाज के जो भी युवा नौजवान साथी है वो खुलकर आगे आए और हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाए। आपको हर क्षेत्र में आगे आना होगा। ये समय वक्त है बदलाव का दोस्त। मैं एक गज़ल कहना चाहता हूँ जो अपने शब्दों से जो उस लेके चलता हूँ मैं। कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। दोस्तों, एक जो जवान जो खून होता है इसको अच्छे क्षेत्र में मतलब ये करो कि अपनी ताकत बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे क्षेत्रों में उपयोग करो। आपको ताकत, जो जुनून, माइंड, मतलब ये बोलते कि आपके अंदर कितनी मानसिकता तेज है, उसको अच्छे क्षेत्र में आप आगे लाओ। मतलब ऐसा काम कर जाओ जवानी में ताकि लोग बाग आपका नाम ले। क्या जैसे बड़े बड़े अपने क्रांतिकारी लोग थे, बिरसा मुंडा की कहानी बता रहा हूं मैं। बिरसा मुंडा को क्या जरूरत थी समाज में लड़ने के लिए, बताओ। उनकी एक ही लड़ाई थी, मनुवादी से लड़ना। उन्होंने देखा था कि यार आज कहीं ना कहीं हम इस देश के मालिक होने के बाद भी आज नौकर बन के बैठे हैं। उनकी एक ही लड़ाई थी कि हमारे लोग आज राजा होने के बाद में आज नौकर बन के बैठे। तो उन्होंने अपने समाज के लिए जब अपना बलिदान दे दिया कम उम्र में, तो क्या हम उनकी कहानी को पढ़ के उनसे सीख नहीं ले सकते? उनकी कहानी को पढ़ना पड़ेगा। हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग, महान क्रांतिकारी लोग हैं, उनके बारे में पढ़ो। जब भी आपका हौसला मन टूटता है तो उनकी कहानी पढ़ो। एक अंदर से आग निकलती है दोस्तों। आप जीवन में, आपके मन में कभी गलत विचार तब नहीं आएंगे जब आप ऐसे बुद्धिजीवी लोग के बारे में पढ़ो।
वो लोग तो यार क्या क्या कर करके मतलब ये सोचा जाए कि हमारे लिए लड़े, तो क्या हम क्यों अपने आप से हताश होते हैं दोस्त? हम तो सिर्फ हमारी लड़ाई तो खुद से यार, हमको कैसे बढ़ाना है। आप खुद के लिए भी नहीं लड़ पा रहे हो तो क्या मतलब? आप जीवन के जिस दिन आपके जीवन के तत्व को समझ जाओगे, आपको जीवन से कोई शिकायत नहीं रहेंगी। लेकिन आपको सबसे पहले जीवन के तत्व को समझना होगा। कैसे समझना होगा? जिस समाज ने आपको नाम, पहचान, इज्जत दिया है, उस समाज को कभी नहीं भूलना है। जितना हो सके आपको, आप कोई भी पद में चले जाओ, कोई भी कार्य क्षेत्र में काम करो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम आदिवासी है, तो आदिवासी आपको गर्व से बोलना पड़ेगा। आप कोई भी क्षेत्र से गर्व तो होना चाहिए, अपने अपने धर्म का सभी को गर्व रहता है। आपको भी गर्व करना पड़ेगा कि मैं एक आदिवासी बच्चा हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज जिले में मैं काम कर रहा हूँ, युवाओं के मेरे पास तो सभी धर्मों के लोग, युवा साथी आते हैं। मैं जब उनके लिए काम करता हूँ तो मुझे गर्व होता है। मुझे गर्व होता है कि यार मैं एक आदिवासी समाज का बच्चा यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मुझे गर्व होता है। आज मैं अपने आदरणीय गुरुदेव को देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि यार आज गुरुदेव ने जो जिले में शिक्षा का एक माहौल पैदा करा है, तो मुझे गर्व होता है कि यार मेरे भी ऐसे समाज के बुद्धिजीवी लोग जो इतना बड़े बड़े महान क्रांतिकारी लोग, तो मैं क्यों ना उनसे कुछ सीख के मैं भी कुछ काम करूं। मेरे दिमाग में ये थिंक चलता है। तो आपको भी दोस्त ऐसा कुछ सोच के चलना है, तो इससे हमारा समाज आगे आ सकता है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारा जो भी सामाजिक मूवमेंट कार्यक्रम होते हैं, आप सारी चीज़ों को छोड़ के आप जब भी हक अधिकार की बातें, आपको एक होना है, तभी हमारा समाज बढ़ सकता है। और मैं हर गांव के प्रत्येक नागरिक से कहना चाहता हूं कि अपने गांव में कई बेरोजगार युवा साथी, जो नौजवान, जो कई मतलब डिग्रियां लेके बैठे, उनको आप रोजगार दे सकते हो। वो कैसे? आपके गांव में कम से कम 100 बच्चे तो होंगे। 100 बच्चों का आप एक कोचिंग क्लास जो खुलती है, आप 100 रुपये दो ना यार प्रत्येक नागरिक हर माह, उसको भी रोजगार मिल जा रहा है। 100 बच्चों को पढ़ाएगा तो वो सोचा जाए उसका आराम से 10,000 रुपये आ रहे हैं उसके पास, उसको भी रोजगार मिल जा रहा है। और आपका गांव में जो बेचारे बच्चे, उनको भी एक अच्छी शिक्षा मिल जा रही है, इससे हमारा उसको भी रोजगार मिल जा रहा है, बच्चों का भी काम जो हो जा रहा है। तो मैं प्रत्येक नागरिक से कहना चाहता हूं कि ऐसे योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाओ और उसको लागू करो, तभी हमारा संभव है हमारे समाज का विकास। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और निरंतर आप भी लोगों को जागरूक करें, हम भी करेंगे। हम सबको मिलके जागरूक करना है और जब तक जान में जान है, जब तक हम लड़ते रहेंगे अपने हक अधिकार के लिए, हमारे जो रोजगार है, हमारे युवा साथी के लिए लड़ते रहेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिए, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। पुनः जय सेवा, जय जौहार, जय बिरसा, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। तो आज आपके सामने मैं शिक्षा, स्वरोजगार और सोशल मीडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा इसलिए आपको मोबाइल भी चलाना पड़ेगा तो वहाँ इंग्लिश में आते हैं, तो आपको पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए। इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे भी आपको सर्च करते आना चाहिए। जैसे कि किसी का रिजल्ट आता है, शायद 10th हो, 12th हो या नीट हो, मेडिकल क्षेत्र में हो या इंजीनियर क्षेत्र में, किसी का रिजल्ट सर्च करना हो तो आपको उसमें टाइप करते आना चाहिए, वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और स्वरोजगार की बात यह है कि जैसे कि आप, हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है कि मैं ये करूँ, MP पुलिस जाऊँ, आर्मी, बाय चांस उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो स्वरोजगार खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। और सोशल मीडिया वाले साथियों को कहना चाहूँगा, क्योंकि अच्छी बात हमेशा शेयर करना चाहिए, इसलिए हमेशा हर वीडियो, हर पोस्ट में लाइक एंड शेयर करना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक करने से लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, पसंद करते हैं, और शेयर करने से लोगों तक जानकारी पहुँचती है, इसलिए आपको बार बार बोलते कि इसको शेयर करना चाहिए। लेकिन आपको कितना ही कुछ बोलो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको शेयर का मतलब तो मालूम नहीं, और लाइक मतलब पसंद करना होता है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, इस पढ़े लिखे देश में आप रहते हो तो शेयर का मतलब समझो और इसको शेयर करना सीखे। हर जगह तो
मतलब थॉट में लिखा होता है, मतलब संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ ऐसे बोल देते हैं। और मतलब बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी बोलते कि बिरसा मुंडा ऐसे है वैसे, और बोलते कि आप मतलब किसी व्यक्ति की बात करें तो वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तब वो अच्छा काम करेगा ना कि वो काम तो उसके लिए कर ही रहा है अच्छा, लेकिन आप भी उनके लिए काम करें, कोई भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाए, चाहे वो शिक्षा की हो या बिजनेस की हो या किसी भी क्षेत्र में। और गांव वाले को जागरूक करना आपका दायित्व बनता है। और आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि इस भारत देश में पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन उनको फेसबुक यूट्यूब सब चला रहे हैं, लेकिन उनको अपनी फ़ोटो के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है। इसलिए जो अच्छे वक्ता रहते हैं, जैसे आप बोलते भीमराव अंबेडकर की बात कर लो, उनने इतना संघर्ष किया है तब उनका नाम छपा है, न कि ऐसे रोड छाप वाले का नाम नहीं छपता है। इसलिए आप अच्छे चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे